गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो हमने पिक किया है दैट इज बेस्ड ऑन आत्मनिर्भर भारत 3.0। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं डिफिकल्ट वर्ड से। लेट्स सी कौन से वर्ड्स हैं। ये जो आर्टिकल पिक किया है ना आज, इसमें वर्ड्स काफ़ी अच्छे आपको मिल जाएंगे। काफ़ी न्यू वर्ड्स हैं इसमें। द फर्स्ट वन इज हार्टनिंग। हार्टनिंग वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत खुश करवाए, फील आपको बहुत पॉजिटिव फील करवाए। ठीक है, सो हार्ट से याद रख लो। हार्टी वर्ड, वैसे भी हार्टी वर्ड जो होता है दैट मीन्स बहुत खुश एंड हैप्पी। ठीक है, सो हार्टनिंग इज कोई भी ऐसी चीज़ विच मेक्स यू फील हैप्पियर और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कराए। ठीक है, और एडजेक्टिव के तौर पे इसको आप यूज़ करते हो। ठीक है, कोई न्यूज़ है, किसी न्यूज़ को सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा सुन के, सो हार्टनिंग न्यूज़ बोल सकते हैं हम। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको लगे बहुत पॉजिटिव चेंज ला सकते हो, तो हार्टनिंग अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो। तो एज एडजेक्टिव आप इसे यूज़ करोगे। सेकेंड वर्ड है स्पर। स्पर ये पहले भी बहुत आर्टिकल्स में आ चुका है। इसका मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी को या कोई भी काम आप कर रहे हो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करवाना। ठीक है, सो यू मेक इट हैपन फास्टर। ठीक है, जल्दी से आप उसकी स्पीड बढ़ाते हो बेसिकली। ठीक है, और ये वर्ब के तौर पे काम करता है। आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स बोला जाता है जंगल को। ठीक है, और आउट ऑफ द वुड्स मतलब आप जंगल से बाहर निकल गए हो, यानी प्रॉब्लम जो है वो अब इट्स नो लॉन्गर, प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है या परेशानी जो है वो खत्म हो चुकी है। दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ द वुड्स। अपटिक, अपटिक इज बेसिकली अप से, ये भी पहले आर्टिकल में आ चुका है किसी। और अप का मतलब होता है, मैंने याद करवाया था ऊपर, है ना। सो अप मीन्स राइज करना, इंक्रीज होना। किसी भी चीज में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो अपटिक है। फाइन, एंड इसको आप एज अ नाउन यूज करोगे। आगे बढ़ते हैं। हिटिंग आउट एट समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज पे हिट आउट करने का मतलब होता है, हिट से याद रख लो मतलब मारना। ठीक है, छोटे से पिटाई कब होती थी, जब आपको कोई एक तरह से क्रिटिसाइज कराता था या किसी को कोई बात पसंद नहीं आती थी, है ना। एज पनिशमेंट आप बोल सकते हो इसको। याद रखने का तरीका हो जाएगा। सो हिटिंग आउट का मतलब हो गया क्रिटिसाइज करना। ठीक है, निंदा करना। एंड दिस विल ऑल्सो बी अ वर्ब। अच्छा, यहाँ पे ना दो प्रेपोजिशंस इकट्ठे आएंगे, आउट और एट। ठीक है, हिटिंग आउट एट समवन या समथिंग। ठीक है, तो ये अक्सर यहाँ गलती होती है ग्रामर में, व्हेन यू हैव टू यूज टू प्रेपोजिशंस। जब दो प्रेपोजिशंस इकट्ठे आते हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे अक्सर सेंटेंसेस में आउट और एट इकट्ठे आ जाते हैं। ठीक है, स्पाइक होना, किसी भी चीज में स्पाइक होने का मतलब यही होता है कि उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, अक्सर ये गिरावट से पहले का जो, जैसे एक पीक कह लो, है ना, कि पीक पे आता है गिरावट होने से पहले, तो ये जो पीक होगी, ठीक है, जब ये हाई अमाउंट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं कि स्पाइक हो गया। ठीक है, पेंट अप, पेंट अप अगेन एडजेक्टिव का काम करता है। इसका अक्सर हम इमोशंस से बड़ा यूज करते हैं, पेंट अप इमोशंस होना। ठीक है, पेंट अप आइडियाज होना। तो पेंट अप का मतलब होता है दबाया हुआ कुछ, यानी कि कोई भी ऐसा यू कैन से आइडिया या कोई भी इमोशन जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो दबी हुई कोई चीज है तो वो पेंट अप है। ठीक है, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट भी हम काफी बार पढ़ चुके हैं। दिस विल ऑल्सो बी एन एडजेक्टिव। ठीक है, और इसका मतलब होता है अस्थायी या फिर कोई भी चीज जो टेम्पररी, कुछ समय के लिए है। ठीक है, एफिमरल एक शब्द हमने पढ़ा था क्लास में, आई थिंक पढ़ा था ये। तो एफिमरल वर्ड भी ऑलमोस्ट सेम है। ट्रांजिएंट और एफिमरल दोनों का मतलब टेम्पररी होता है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए कोई चीज हो। ठीक है, फिर आता है टेक योर आईज ऑफ द बॉल। ओ डबल एफ है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि किस आपके सामने कोई बॉल है आ रही है। ठीक है, आप जैसे क्रिकेट में अक्सर होता है, बॉल से जरा सा आपने आई जो है वो हटाई तो इट्स गोइंग बी अ बैड शॉट। यानी टेकिंग योर आई ऑफ द बॉल का मतलब हो गया कि कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसको आप सही तरह से अटेंशन नहीं दे रहे हो। ठीक है, उस पर पूरा ध्यान नहीं लगा रहे हो। सो यू आर टेकिंग योर आईज ऑफ द बॉल। परवे करना, परवे का मतलब होता है कि अच्छा प्रबंध करना, या फिर यू कैन से कि जो भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस में आपको जो भी सर्विसेज है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो आप। ठीक है, या फिर एक और सेंस में यूज होता है कि इंफॉर्मेशन जब आप प्रोवाइड करते हो किसी तरह की तो आप परवे बोल देते हो। ठीक है, एज अ वर्ब इसको आप यूज करोगे। कॉग्निसेंस, कॉग्निसेंस वर्ड जो है ये ना, कॉग मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जो सी ओ जी वर्ड से रिलेटेड वर्ड रूट जो होता है ना, तो दिस इज रिलेटेड टू थिंकिंग या माइंड से रिलेटेड ये कोई वर्ड होंगे ज्यादातर। ठीक है,
कॉग्निटिव स्किल्स बोल देते हैं, कॉग्निजेंस बोल देते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव बोल देते हैं। सो इट इज़ रिलेटेड टू माइंड या फिर सोचने से रिलेटेड होता है। सो इसका मतलब क्या होगा, और वैसे भी ANCE लास्ट में लगा है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी हमने क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सो टू टेक नोटिस ऑफ एंड कंसिडर समथिंग स्पेशली व्हेन जजिंग, यानी कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच विचार कर रहे हो, जज कर रहे हो या डिसीजन ले रहे हो उस चीज़ पे, तो आप जो चीज़ों को नोटिस करते हो या कंसिडर करते हो, सोच विचार में लाते हो, यानी आप कॉग्निजेंस कर रहे हो। रिससिटेट, इसका मतलब क्या होता है, री का मतलब भी दोबारा हो गया, तो दोबारा से एक तरह से आप किसी चीज में जान भर रहे हो, यानी कि किसी चीज को दोबारा एक्टिवेट कर रहे हो, एक्टिव कर रहे हो, तो यानी रिससिटेट कर रहे हो, ठीक है, वर्ब का काम करेगा ये, पुनर्जीवित जिसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इज बोर्ड्स। बोर्ड करने का मतलब होता है कि आप एक तरह से ना फ्यूचर के बारे में बताते हो कि क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है, और अक्सर ये यू कैन से एक साइन होता है ना, एक यू कैन से एक हिंट हो सकता है या एक आइडिया हो सकता है कि हाँ जी, कि जैसे ये ट्रेंड है तो इस ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, ठीक है। एंड इट कैन बी समथिंग वेरी गुड और इट कैन बी समथिंग वेरी बैड, या तो बहुत ही अच्छा कुछ होना हो जब, या बहुत ही बुरा। स्पेट, स्पेट का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, तो अक्सर जहाँ पे स्पेट आता है इसके साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो अक्सर ऑफ ही आता है, स्पेट ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा, नॉर्मल से, यूजुअल से ज्यादा मात्रा में कोई चीज अगर हो रही है, और अक्सर ही थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड चले जाता है, ठीक है। सॉप्स, सॉप का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो जिसकी इंपॉर्टेंस वैसे तो कम है, लेकिन अक्सर हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं कंप्लेंट्स या कुछ अनहैप्पीनेस को रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो लेते से बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है या कुछ कुछ परेशानियां, तो उसका थोड़ा सा ध्यान हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अगर कुछ हल्का फुल्की सी कोई कम इम्पोर्टेंस वाली चीज़ उसको दे दें, ठीक है, ताकि वो कुछ समय के लिए जो है वो जो रो रहा है या जो उसकी अनहैप्पीनेस है वो स्टॉप हो सके, ठीक है। फिर आता है बैटर। बैटर करने का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार जो जोर जोर से मार के उसको आप खराब कर देते हो, ठीक है। ये अक्सर ये हुआ करता था यूज किसी बर्तन के लिए, जैसे बर्तन की जब शेप बिगड़ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए जब उसको मार के उसको दोबारा ठीक किया जाता है, तो वहां पे वो बैटरिंग बोला जाता था, ठीक है। बट इसको वैसे के सेंस में यूज करते हैं, किसी को क्षति पहुंचा रहे हो, कुछ आप किसी को हर्ट कर रहे हो दोबारा बार बार से उसको पीट कर या हिट करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ड डिसइनजेन्युअस। डिस वर्ड आ गया तो वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, OUS है, इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव रहेगा। तो डिसइनजेन्युअस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा पर्सन जो डिसऑनेस्ट है, कपटी जिसको बोल सकते हो, या फिर पूरी तरह से जब आपसे सच्चाई जो है वो शेयर ना की जाए, तो आप बोलते हो कि डिसइनजेन्युअस लग रहा है मुझे ये, ठीक है। डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब होता है कोई भी जिसको हम ऑर्डर, आदेश, कोई भी ऐसा जो हर हालत में फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, एंड नाउन के तौर पे आप इसे यूज करते हो। फिर आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट अगेन नाउन रहेगा और इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बेसिकली एक पैटर्न के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज की जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लेटर से आप एक कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, और आपने अपने वर्कर्स को आइडिया देना है कि एग्जैक्टली बनना क्या चाहिए, तो आप उनको जो एक प्रोडक्ट शो करोगे कि ये एक चीज़ है, आपको ऐसा ही कुछ बनाना है, तो वो एक टेम्पलेट होगा जो कि एज एन एग्जाम्पल शो किया जाता है बाकी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं आर्टिकल पे। परवेयर ऑफ प्रॉमिस ऑन आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0। सो यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, परवेयर और प्रॉमिस। तो प्रॉमिस से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है, और परवेयर का मतलब हो गया एक तरह से यू कैन से कोई एक तरह से कोई उम्मीद कह सकते हैं अगर आप, यहाँ कोई एक इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन क्या शो करता है कि शायद देर इज सम सॉर्ट ऑफ होप या प्रॉमिस आउट हियर, ठीक है। और बात किस बारे में हो रही है, आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0। The most heartening aspect of the center's latest announcement to spur the economy, a package worth over 2.65 lakh crore rupees, is the implied realization that the economy is not yet out of the woods. तो मोस्ट हार्टनिंग एस्पेक्ट, जो सबसे ज़्यादा अहम, जो यू कैन से पॉजिटिव या खुश करने वाला जो एक पार्ट है, जो सेंटर का लेटेस्ट अनाउंसमेंट है उसका, वो है कि जो पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है जिससे कि इकोनॉमी स्पर हो सकती है, कुछ यू कैन से इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो सकती है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है,
और ये क्या है, एक पैकेज रहेगा अराउंड 2.65 लाख करोड़ रुपीस का। और ये जो पैकेज है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये इम्प्लाई करता है, इम्प्लाई करने का मतलब क्या है, उससे कहीं ना कहीं ये बात जो है ये हम फिगर आउट कर सकते हैं कि जो इकोनॉमी है वो अभी इट इज़ नॉट येट आउट ऑफ द वुड्स, तो पूरी तरह से इकोनॉमी जो है वो यू कैन से खतरे से बाहर या डिफिकल्टी सिचुएशन से बाहर अभी नहीं आई है। Over the past month, with several high-frequency indicators registering an uptick, the Finance Ministry has often asserted that a sustainable recovery is underway. So, over the past month का मतलब हो गया पिछले महीने, so with several high-frequency indicators registering an uptick. जो इंडिकेटर्स थे, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, जिनसे ये पता चलता है कि एक अपटिक है, एक इंक्रीज आया है, एक यू कैन से एक ट्रेंड जो है वो बढ़ा है, ऊपर की राइज किया है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज ऑफन असर्टेड दैट सस्टेनेबल रिकवरी इज अंडरवे। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा बार बार ये बात जो है असर्ट की गई है, आश्वासन दिया गया है कि जो सस्टेनेबल रिकवरी है वो रास्ते में है, वो जल्द ही होगी। Hitting out at analysts who hinted that the spike reflected pent-up demand and could be transient. हमने ना एक आर्टिकल पढ़ा था पहले और इसी के रिगार्डिंग रिकवरी जो है इकोनॉमी की, उसके रिगार्डिंग, और तब राइटर ने बताया था कि किस तरह से कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो हैं, एनालिस्ट जो हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि जो राइज आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन में जो स्पाइक है वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इतने महीनों से जो लॉकडाउन था उसकी वजह से डिमांड जो थी वो पेंटअप थी, मतलब वो बढ़ रही थी डिमांड, ठीक है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही थी तो वो सब पेंटअप हुई पड़ी थी, ठीक है। और अब जब एकदम से ये ओपन हुआ है तो जो प्रोडक्शन में राइज है वो पेंटअप डिमांड की वजह से है, और हो सकता है कि वो टेम्पररी हो, ठीक है। तो ये कुछ एनालिस्ट का कहना था, लेकिन यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि नहीं, सस्टेनेबल रिकवरी जो है वो होने वाली है। और जो एनालिस्ट ऐसा कह रहे थे कि ये हो सकता है ये टेम्पररी फेज हो, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हिट आउट एट देम, मतलब कि क्रिटिसाइज किया है, और उनके हिसाब से जो सस्टेनेबल रिकवरी है दैट इज अंडर वे। फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट, अगर हम उस नजरिए से देखते हैं, द फ्रेश स्टिमुलस एग्जैक्टली अ मंथ आफ्टर द एलटीसी कैश वाउचर स्कीम टू रिवाइव स्पेंडिंग सजेस्ट द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन इट्स आई ऑफ द बॉल व्हाइल परवेइंग होप एंड प्रॉमिस। तो एक महीने पहले जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी एलटीसी की कैश वाउचर की, और इस स्कीम से बेसिकली वो क्या चाह रहे थे कि जो स्पेंडिंग है वो रिवाइव हो, वो इंक्रीज हो। एंड अगर स्पेंडिंग रिवाइव होगी, स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, तो वो सीधा सीधा उसका जो असर है वो इकोनॉमी को इंक्रीज करने में, वापस सुधारने में वो चीज़ जो है वो दिखेगी। तो उसके तकरीबन एक महीने के बाद जो ये फ्रेश स्टिमुलस है, फ्रेश स्टिमुलस क्या, स्टिमुलस कोई ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट किया जा सके। अब हम क्या रिस्पॉन्स क्रिएट करवाना चाहेंगे कि इकोनॉमी जो है वो बढ़े, तो उसके लिए जो स्टिमुलस, जो हम सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो इकोनॉमी बेहतर हो, उसे स्टिमुलस कह देंगे, है ना। तो फ्रेश स्टिमुलस जो इस केस में दिया जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू राइटर वो ये सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट ने अभी इट हैज नॉट टेकन इट्स आई ऑफ द बॉल, उनका जो ध्यान है वो पूरी तरह से अभी इसी पर है कि किस तरह से इकोनॉमी को और ज़्यादा यू कैन से बेहतर बनाया जाए, और साथ ही साथ दे आर परवेइंग होप एंड प्रॉमिस। तो एक होप और प्रॉमिस जो है, ठीक है, कि आने वाले कुछ टाइम में सस्टेनेबल रिकवरी जो है वो होगी, वो कंटिन्यू किया जा सके। That the package takes cognizance of India's job crisis and seeks to resuscitate the construction sector, the largest job creator, bodes well. तो इस पैकेज में अभी देखो यहाँ पे स्टार्टिंग जो हो रही है ना सेंटेंस की, ये दैट से हो रही है, तो ये भी एक यू कैन से एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस क्रिएशन का। तो दैट दी, ठीक है, तो दैट दी पैकेज टेक्स कॉग्निसेंस, ठीक है, तो यहाँ से एक फ्रेज स्टार्ट किया गया है, और बोर्ड्स वेल जो है दैट इज द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसको ज्वाइन करने का ये भी तरीका होता है कि आप सेंटेंस को दैट से स्टार्ट करो। सो दैट द पैकेज टेक्स कॉग्निसेंस ऑफ इंडियाज जॉब क्राइसिस एंड सीक्स टू रिससिटेट द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि ये बात बोर्ड्स वेल, ये बात जो है ये एक काफ़ी यू कैन से एक पॉजिटिव चेंज की इससे उम्मीद रहती है, एक पॉजिटिव इफेक्ट मिल सकता है कि जो पैकेज है उसमें जो इंडिया का जॉब क्राइसिस है उसको काफ़ी उस पर कॉग्निजेंस की गई है, यानी काफ़ी उसके बारे में सोच विचार की गई है,
एंड इट सीक्स टू रिससिटेट द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और उस पैकेज में यू कैन से काफ़ी स्टेप्स ऐसे दिख रहे हैं जिसके थ्रू ये देखा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसको रिवाइव, रिसस्टेन मतलब रिवाइव करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर राइटर कहते हैं कि ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। 1. It acknowledges the spate of job losses in the formal sector and rural distress as the pandemic and lockdowns hit home. हिट होम का मतलब जब कोई परेशानी वाली सिचुएशन आ जाए, ठीक है। सो एक तो ये एक्नॉलेज किया जाता है कि एक्सेप्ट किया गया है इसमें कि जो जॉब लॉसेस हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुई हैं फॉर्मल सेक्टर में भी, और रूरल डिस्ट्रेस जो है, ठीक है, इवन अगर आप रूरल एरियाज में देखते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी डिस्ट्रेस रहा है जैसे ही पैंडमिक शुरू हुआ और उसकी वजह से लॉकडाउन स्टार्ट हुए। दूसरी बात, बाय पुशिंग अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इंट्रोड्यूसिंग टैक्स स्वैप्स टू हेल्प प्राइमरी सेल्स ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स वर्थ अप टू 2 करोड़ रुपीज and freeing up capital requirements to bid for public contracts, there is demonstration of a commitment to get the maximum bang for each precious fiscal rupee by focusing on a sector with multiplier effects. तो बाय पुशिंग अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, जो अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा इनकरेज करके और कुछ टैक्स को इंट्रोड्यूस करके, तो ये राइटर क्या कह रहे हैं, इट सॉप्स टू हेल्प प्राइमरी सेल्स। सॉप्स का मतलब क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मात्रा में यू कैन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई है ताकि जो प्राइमरी सेल्स हैं उसको मदद मिल सके। और प्राइमरी सेल्स किसकी, जो अनसोल्ड यूनिट है, ठीक है, जो अभी तक यूनिट्स जो है वो सेल नहीं हो पाए हैं, तकरीबन 2 करोड़ वर्थ के जो अनसोल्ड यूनिट्स हैं उनकी प्राइमरी सेल्स, ठीक है, और जितनी भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको फ्री अप किया गया, ठीक है। ये सबसे क्या बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट होता है कि जो मैक्सिमम यू कैन से प्रॉफिट मिल सके हर एक फिस्कल रुपी का, हर एक जो फिस्कल रुपी है जो कि प्रेशियस फिस्कल रुपी है उसका मैक्सिमम यू कैन से उसकी यूटिलाइजेशन की जा सके और फोकस उस सेक्टर पे किया जाए जिसपे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स मिलते हैं। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स किसको बोला जाता है, जब बेसिकली मल्टीप्लायर इफेक्ट्स के थ्रू क्या होता है कि अगर आप किसी भी यू कैन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, स्पेंडिंग को बढ़ा देते हैं, तो स्पेंडिंग से कहीं ना कहीं जो आपकी इकोनॉमी है वो भी बेहतर हो जाती है। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ठीक है। सो जिस सेक्टर में मल्टीप्लायर इफेक्ट्स यू कैन से क्रिएट हो सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। Apart from creating formal and informal jobs, this would drive up demand for steel, cement and other materials. तो एक तो इससे क्या होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जॉब्स क्रिएट होंगी, साथ ही साथ जो स्टील, सीमेंट और बाकी मटेरियल की जो डिमांड है वो भी ड्राइव अप होगी, मतलब बढ़ेगी। While some sectors have been lifted with the rising tide of demand, pent up or otherwise, following the unlocking in September and October, employment intensive retail, hospitality and tourism remain battered। तो राइटर ये बता रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि लिफ्ट अप हुए हैं, जिनमें यू कैन से सिचुएशन जो है वो बेटर हुई है विद द राइजिंग टाइड ऑफ डिमांड। ये जो राइजिंग टाइड है, ये जो इंक्रीजिंग नंबर है, डिमांड बढ़ रही है, चाहे पेंट अप डिमांड कह लो चाहे अदरवाइज आप डिमांड कह लो, पर डिमांड बढ़ी है जिसकी वजह से काफ़ी सेक्टर्स जो हैं वो लिफ्ट अप हुए हैं अनलॉक होने के बाद सितंबर और अक्टूबर में। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी क्वांटिटी बहुत, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे रिटेल हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, टूरिज्म हो गया। तो ये एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा बैटर्ड है, मतलब इनकी सिचुएशन अभी थोड़ी और उस पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। Therefore, it is encouraging that medium-sized firms in 26 such stressed sectors as well as healthcare have been brought under an emergency credit scheme originally restricted to MSMEs। तो जितने भी हमारी माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम्स, लेकिन ये काफ़ी इंकरेजिंग है, काफ़ी कैन से एक पॉजिटिव बात है कि तकरीबन 26 ऐसे जो स्ट्रेस्ड सेक्टर्स हैं उसके मीडियम साइज्ड फर्म्स और यू कैन से जो हेल्थ केयर है उनको भी इस इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम के अंडर लाया गया है। बट 2.05 लाख करोड़ रुपीस
of the 3 lakh crore rupees 2 lakh crore scheme 2.05 lakh crore rupees of the 3 lakh crore rupees scheme outlay has already been sanctioned, so additional allocations may be needed for new beneficiaries. तो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो स्कीम आउटले है इसमें 3 लाख करोड़ रुपए का ये आउटले है, जिसमें से 2.05 लाख करोड़ रुपीस ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यू बेनिफिशरीज जो हैं, जो नए यू कैन से बेनिफिशरीज ऐड हो रहे हैं इसमें, उनके लिए थोड़ा एडिशनल एलोकेशन जो है वो चाहिए होगा। Stimuli such as 1.46 lakh crore as incentives for domestic manufacturing investments in 10 sectors will take years to play out। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन से जो incentives, अच्छा स्टिमुलाई वर्ड यूज किया गया है। अगर आप देखो स्टिमुलस का प्लूरल बनाएंगे तो स्टिमुलाई, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्लास में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, किसी वर्ड के लास्ट में अगर यूएस है और वो नाउन है तो बहुत केसेस में उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देते हैं, हम यूएस को चेंज करके आई लगा देते हैं ना, तो स्टिमुलस का प्लूरल स्टिमुलाई। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं 10 सेक्टर्स में, तो उसमें तकरीबन 1.46 लाख करोड़ रुपीस जो हैं, जो एज इंसेंटिव दिया जाना है, उसको साल लग जाएंगे, कुछ समय लग जाएगा प्ले आउट होने में। इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है ये भी हम डिस्कस करके हटे थे कि जब आप कुछ इनकरेज करवाना चाहते हैं कोई एक्टिविटी, तो उसके लिए जो आप इन्वेस्ट करते हैं या जो भी आप रिसोर्स लगाते हैं उसे इंसेंटिव्स बोल देंगे। Terming a 900 crore rupees outlay for COVID-19 vaccine research a stimulus is somewhat disingenuous as it should have been made in any case। So राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 900 करोड़ रुपीस का जो आउटले दिया गया है कोविड-19 वैक्सीन की रिसर्च के लिए, उसको स्टिमुलस कहना जो है वो थोड़ा सा डिसऑनेस्ट हो जाएगा, डिसएंजिनियस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे भी किसी भी हाल में वो इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़नी थी, ठीक है, दैट शुड हैव बीन मेड इन एनी केस। Outcomes in terms of new jobs or maintaining jobs in stress sectors will rely on creating demand for which there is little direct push। So अगर हम चाहते हैं कि न्यू जॉब्स क्रिएट की जाए, या जो स्ट्रेस सेक्टर्स हैं जहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है उसकी जॉब्स को अगर मेंटेन करवाना चाहते हैं, तो वो सीधा सीधा डिपेंड करेगा कि डिमांड कितनी क्रिएट होती है, और डिमांड क्रिएट करने के लिए अभी जो पुश आ रहा है वो नाम मात्र है अकॉर्डिंग टू द राइटर। It is generous of the government to foot PF contributions worth 24% of salary for 2 years for people getting jobs between October and June, but it is not enough to nudge firms into hiring just because they get an employee at about 3/4 of the salary cost unless there is a foreseeable demand pickup। तो ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का कि जो पीएफ की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो 2 साल तक 24% सैलरी का जो हिस्सा होगा वो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो गवर्नमेंट फुट करेगी उन लोगों के लिए जिनको जॉब्स अक्टूबर और जून के बीच में मिली हैं, और ये काफ़ी जेनरस, काफ़ी यू कैन से एक बहुत बड़ा और अच्छा नेक स्टेप उठाया गया है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होगा फर्म्स को इनकरेज करने के लिए कि वो हायर करें लोगों को जस्ट बिकॉज उनको यू कैन से 3/4 सैलरी पे वो एम्प्लॉय मिल रहा है, तब तक जब तक कि उनको ये ना दिखे फोर्सेबल मतलब पहले से जो हम देख सकें, जब तक वो ये नहीं देख पाते कि डिमांड जो है, डिमांड में कुछ पिकअप होता है, डिमांड जो है वो बढ़ती है। Future measures should be simpler with a template for economic activities to scale up or down depending on the infection trend। तो जो फ्यूचर मेजर्स हैं, ठीक है, कि कैसे क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए आगे आने वाले टाइम में, वो सिंपल होने चाहिए और एक टेम्पलेट होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो स्केल अप होंगी, डाउन होंगी, और ये डिपेंड करेगा कि इन्फेक्शन का ट्रेंड, जो कोविड-19 का जो ग्राफ है, ट्रेंड है, वो किस तरह से वर्क करता है। This would help firms plan operations without worrying about the next official diktat under the Disaster Management Act। और जो फर्म्स हैं, ठीक है, उनको हेल्प मिलेगी कि वो अपनी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, वो प्लान कर सके बिना ये वरी किए हुए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो नेक्स्ट अब जो ऑफिशियल जो उनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ठीक है।
अगर मैं इसको सम अप करूँ तो यहाँ पे राइटर ने स्टार्ट किया है आर्टिकल को ये बताते, एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट किया गया है और ये बताया गया है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है अभी भी फोकस्ड है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। इट्स स्टिल नॉट आउट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, इकोनॉमी स्टिल नॉट आउट ऑफ द वर्ड्स, अभी भी इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। एंड किस तरह से यू कैन से एक पैकेज अनाउंस किया गया है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा रही है, और ये एक्नॉलेज किया गया है कि किस जॉब लॉसेस जो हैं वो हो रहे हैं फॉर्मल सेक्टर में। एंड क्या स्टेप्स हैं जो इसके लिए बेटर कर सकते हैं इकोनॉमी को, चाहे वो हम बात करते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट की, ठीक है, जिसके थ्रू कई फॉर्मल और इनफॉर्मल जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। और कुछ एक दो ऐसे सेक्टर्स के बारे में भी राइटर ने बताया, जैसे रिटेल हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, टूरिज्म हो गया, जहाँ पे अभी भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वी गेट टू नो अबाउट द कंट्रीब्यूशन दैट इज बीइंग मेड इन द पीएफ, ठीक है, फॉर 2 years। एंड अगर हम देखते हैं लास्ट में, अगर कंक्लूजन में देखते हैं जो राइटर कहना चाह रहे हैं वो ये है कि एक टेम्पलेट बनाया जाना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, जिससे कि क्लैरिटी आए एक ऑपरेशंस प्लान करने में फॉर ऑल दी यू कैन से फर्म्स, ठीक है। सो दिस वॉज द आर्टिकल। आप इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं जिसको आप एक बार गो थ्रू करने वाले हैं, ठीक है, एंड होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।